आप सब ने अपनी लाइफ में माइक्रोफोन, स्पीकर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर्स का इस्तेमाल किया होगा या उनको देखा होगा। क्या आप लोग जानते हैं ये सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं और वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक कंडक्टर में से जब करंट को दौड़ाया जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। लेकिन ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक इंटेंशनल नहीं, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। यानी कि बस हो गई थी ना चाहते हुए भी, लेकिन इसने हमारी दुनिया को और साइंस की फील्ड को बदल के रख दिया। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 910 चैनल पे, जहां पे मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट लेके आया हूं और हर एक टॉपिक को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दिल से और दिमाग दोनों से पढ़ेंगे और कुछ ऐसा पूरा करेंगे कि कभी भी जीवन में ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 910 के चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग लेके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का वन शॉट। इसका भी बहुत टाइम से आप लोगों को इंतज़ार था। जिस तरीके से कार्बन एंड कंपाउंड, देखो मेरे को जेन्युइनली पता था कि कार्बन कंपाउंड को आप लोगों की ज़रूरत है ही बहुत। मतलब कि जब हम लोग चैनल लॉन्च कर रहे थे तो ही मैंने टीम से कहा था कि मैं सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ाऊंगा, चाहे कोई और टीचर इस बात को माने चाहे ना। मतलब सभी मान रहे थे, बट मेरा ये कहना था कि मैं ये चैप्टर जाके सबसे पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कार्बन कंपाउंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को रहती है। अब ऐसे ही एक और चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो मैं अपने ऑफलाइन के एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको, और एक साल के ऑनलाइन के एक्सपीरियंस से। सच्ची बात है, झूठ नहीं है। जो जब एक बच्चा 10th क्लास में होता है ना, तो 10th क्लास में वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, इन पे। लेकिन वो ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे थोड़ा कम फोकस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में ये थॉट रहता है, खासकर ह्यूमन आई को लेके, कि वो बहुत इजी चैप्टर है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वो बच्चे ध्यान ही बहुत कम देते हैं। उसके पीछे का शायद रीज़न ये भी हो सकता है कि ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर भी है, मतलब एंड का चैप्टर भी है, इस पर ध्यान भी बहुत कम दिया जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर को करने से पहले बच्चों को लगता है कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आना चाहिए, और जिनका इलेक्ट्रिसिटी ढंग से नहीं हुआ होता फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे ध्यान नहीं देते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी ढंग से आना आता हो ये जरूरी नहीं है। मतलब आता हो तो वेल एंड गुड बात है, बट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, बस ये सारी बेसिक बातें पता हो, करंट की डायरेक्शन, तो बस मतलब ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल सर्किट, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। वो इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स, रेजिस्टिविटी, ये सब पता होने की कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर को करने के लिए। सेकेंडली, ये चैप्टर वन शॉट में ही निपट जाएगा। और अगर ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग डिलीटेड पार्ट भी इसमें आ रहे होते, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मोटर, जनरेटर, तो अलग बात है ना। वन शॉट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम वन शॉट को, अब आपने कार्बन कंपाउंड देखा, हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं। और जो दो टॉपिक थे हमारे, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, उसको हमने कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स में कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, उनको भी हम कंसेप्ट्स अंडर 10 मिनट्स के अंदर लेंगे, और जहाँ पे हम आपको एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाएंगे। एंड सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरा गला खराब है। मैंने कल वाले लेक्चरों में बताया था कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा गला खराब है, जिसकी वजह से शायद आवाज़ थोड़ी सी और आ रही होगी। और बट उसकी टेंशन नहीं है, हमें समझ तो आ ही रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वन शॉट की। उससे पहले मैं आपको बस एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि साइंस एंड फन का ऐप आ चुका है प्ले स्टोर पे। आप लोगों ने उसको भी बहुत प्यार दिया है, बहुत बच्चों ने उसको डाउनलोड कर लिया है, रिव्यूज़ दे दिए अपने। और उस पर हमने 10th का एक कोर्स भी लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स, जिसका नाम हमने बदलाव रखा है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन में एक बदलाव लाना चाहते हैं कि सिर्फ चीज़ों को पढ़े नहीं, समझे भी। तो उस बैच को आप जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है जहाँ पे मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा ऑफलाइन के साथ, जहाँ पे आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाले मज़े आने वाले हैं। एंड सेकेंडली, बाकी टीचर्स भी आपको ऑफलाइन, जैसे मैथ्स की क्लासेस भी आपकी होंगी ऑफलाइन के साथ, एसएसटी की भी क्लासेस आपकी ऑफलाइन के साथ होंगी। तो मतलब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वही टीचर्स आपको पढ़ाने वाले जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप उन सबको जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है जी। तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए, सबसे पहले, जैसे कि मैंने इसके इंट्रो में कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिसने हमारी फिजिक्स की दुनिया को बदल दिया, वो एक्चुअली में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी कैसे थी, आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो एक बहुत महान आदमी थे, ऑयस्टर जी। तो 1820 में आप कह सकते हैं कि जो हंस क्रिश्चियन ऑयस्टर थे, वो एक सर्किट पे, इलेक्ट्रिक सर्किट पे काम कर रहे थे।
एक बिजली के सर्किट पे कुछ काम कर रहे थे, स्विच ऑन कर रहे थे तो करंट फ्लो होगा, ऑफ कर रहे तो करंट बंद होगा, मतलब कुछ सर्टेन काम कर रहे थे। और उन्हीं के सर्किट के पास एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था। अब जैसे उन्होंने करंट को ऑन किया तो वो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होने लग गया। अब एक बात बताओ मुझे, एक मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है? एक मैग्नेट कर सकती है। अब एक मैग्नेटिक कंपास को अगर एक मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो हो क्या रहा था, जब जब वो स्विच ऑन कर रहे थे तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा था। जैसे ही वो स्विच ऑफ कर रहे थे वो कंपास वापस से अर्थ के नॉर्थ साउथ जैसे उसको अलाइन होना होता है वैसे हो रहा था। फिर वो कंपास फिर वो स्विच ऑन कर रहे थे, फिर देयर इज डिफ्लेक्शन, फिर वो ऑफ कर रहे थे तो फिर डिफ्लेक्शन बंद हो गई। तो जिससे कि बार बार ऐसा करने पे या और बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करंट को वेरी करा के, डायरेक्शन को चेंज करके, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद, ऐसा नहीं है उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट दौड़ेगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। आप सबको मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर एक वायर है हमारे पास और उस वायर के अंदर हम करंट को दौड़ाते हैं तो तीन इफेक्ट्स हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट, जिसके ऊपर हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में काफी कुछ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जब भी एक सर्किट में करंट दौड़ता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होती है। तो हंस ऑयस्टर accidentally discovered that a compass needle get deflected when electric current passes through a metallic wire placed nearby, which represents that whenever we pass current in a conductor it will प्रोड्यूस some मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगी एंड ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, उससे पहले अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करूं, hence magnetic field is produced by current कैरिंग वायर। इसका मतलब है अगर एक करंट कैरिंग वायर के आसपास रखा हुआ कंपास रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि जो वायर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बच्चों वाली बात है। मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट या एक कंडक्टर के आसपास का वो एरिया होता है जहां पे आप उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो इसके कितने एरिया तक मैं इसकी फोर्स को सर्टेन अमाउंट में फील कर सकता हूं। छोटे से लोहे के टुकड़ा कहां तक ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकती है, दैट रीजन इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप सोच रहे होगे अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होती होगी, बिल्कुल होती है, जिसके बारे में हम इसी में ही आज ही बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन भी होती है। ऑब्वियस सी बात है ये, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो इसके पास भी डायरेक्शन होने वाली है। और इसकी SI यूनिट निकोला टेस्ला जी, महान आदमी, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक हाल ही में एक रील डाली थी कि शो मी दी रियल गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो निकोला टेस्ला जी, कभी फुर्सत में इनके बारे में बात करेंगे कि ये अगर मुझसे पूछा जाए कि टॉप 5 साइंटिस्ट कौन है तो मेरे हिसाब से ये मैं इनको दूसरे या पहले नंबर पर डालूंगा। तो निकोला टेस्ला जी बहुत ही महान आदमी, उनके नाम पे उनको ऑनर देने के लिए SI यूनिट रखी गई, टेस्ला, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की। ऑल्दो एक अच्छी बात बता दूं, ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर नहीं, मतलब इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है, प्लस पॉइंट भी है कि ये चैप्टर बना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता। ऑल्दो 12th में इस चैप्टर के ऊपर यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सेम चैप्टर है, बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि 10th में हमें सिर्फ थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली इसको पढ़ना है, न्यूमेरिकली ये चैप्टर हमारा नहीं है। ठीक है ना। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में नापा जाता है, कैपिटल T, क्योंकि नाम पे रखा गया है। ठीक है जी। अब एक छोटा सा टॉपिक, मैग्नेट और उसके पोल्स क्या होते हैं। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और आप ऐसा भी कह सकते हैं मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने तरफ छोटे छोटे आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी।
तो इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम आर कॉल्ड मैग्नेट। नहीं तो हम मैग्नेट की एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, मैग्नेट की एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट small pieces of iron, cobalt, nickel, etc. जो अपने आसपास आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसे छोटे ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसको हम लोग मैग्नेट कह देते हैं। ठीक है जी। अब मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर डेफिनेशन बोले तो मान लो मैं एक मैग्नेट को धागे से बांध के फ्रीली छोड़ दूं तो उसका एक हिस्सा हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ आएगा। तो जो हिस्सा अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगा उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो अर्थ के साउथ की तरफ जाएगा उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। तो एंड विच अलाइन टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और एंड विच अलाइन टूवर्ड्स साउथ ऑफ अर्थ उसको साउथ पोल बोलते हैं। आपको 12th में जाके पता चलेगा नॉर्थ पोल का एक्चुअली पूरा नाम नॉर्थ सीकिंग पोल होता है। नॉर्थ सीकिंग पोल होता है, इसका एक्चुअली पूरा नाम नॉर्थ सीकिंग पोल होता है, क्योंकि ये अर्थ के नॉर्थ को सीक करता है, ढूंढता हुआ जाता है, जहां अर्थ का नॉर्थ मिलता है वहां रुक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही साउथ का पूरा नाम साउथ सीकिंग पोल होता है। ऑल्दो ये नाम आप प्लीज 10th में मत यूज करिएगा, बट सच्चाई ये है कि इसका नाम नॉर्थ सीकिंग पोल है और इसका नाम साउथ सीकिंग पोल है। ये इनके एक्चुअली में नाम रहते हैं। ठीक है जी। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मुस्लिम थे, और हम जब उनके एक बार मुझे याद है कि हमारा एग्ज़ाम था, तो मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के पीजी में रात को बैठ के पढ़ रहा था। 2-3 दिन की छुट्टी थी तो मैं उनकी पीजी में ही था, और हम पूरी रात बैठ के पढ़ते भी थे, साथ साथ डिस्कशन भी करते थे, थोड़ी बहुत मस्ती तो होती थी। तो मुझे याद है कि फ्राइडे का दिन था और मेरे जो दोस्त थे जो मुस्लिम थे, 2 फ्रेंड्स, और हम 4-5 फ्रेंड्स मिलकर पढ़ रहे थे, तो उनमें से 2 फ्रेंड मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है आप लोग पढ़ो, हमारे आज फ्राइडे है और हमें नमाज़ पढ़ने जाना है। तो मैंने कहा यार हम भी चलते हैं, मैं भी एक बार देखना चाहूँगा ये कैसा होता है, और ऐसा नहीं कि कुछ बस एक एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो उसने कहा चलो यार, क्योंकि वो भी हमारे साथ काफ़ी बार गुरुद्वारे में और मंदिर गए थे, तो मैंने कहा हम भी चलते हैं। और फिर हम लोग गए, उसने मुझे पूरा प्रोसेस बताया कैसे कैसे करना है। फिर जब नमाज शुरू होने वाली थी तो उसने कहा कि जैसा हम करते चले जाए आप करते चले जाना। मैंने कहा ओके। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मैं इमेजिन किसको करूं। जैसे कि यार अगर हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी को इमेजिन करते हैं, किसी चर्च जाते हैं तो जीसस क्राइस्ट जी को, गुरु नानक जी को, ऐसे सबको इमेजिन करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा यार मुझे कोई फोटो दिखा, कुछ दिखा कि मैं इमेजिन किसको करूं। तो उसने कहा नहीं भाई हमारे यहाँ पे कोई फोटो नहीं है, तू ऐसे इमेजिन कर कि बहुत दूर एक लाइट जल रही है, बस उसको वो नूर कहते हैं आई गेस, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो उसके लिए भी सॉरी। मैं एक बस बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि उसने कहा कि दूर एक लाइट जल रही है उसको इमेजिन कर। तो वहाँ मैं उस बात को ना पहली बात तो ठीक है, हमने नमाज पढ़ी, मैं लाइट को इमेजिन किया, पर वहाँ पे मैं एक बात समझा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन अ थिंग जिसको हमने कभी देखा नहीं हो, और उससे फिर हमारा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट होता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन अ थिंग जिसको हमने कभी देखा नहीं। अगर मैं बोलूँ मेरे चाचा जी को आप इमेजिन करो तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने कभी देखा नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के आसपास निकलती है बट वो दिखती नहीं है, तो उसे इमेजिन कैसे करें, वो तो दिखेगी नहीं। मैं बोलूँ आंख बंद करो और मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करो, तो जो भी आप इमेजिन कर रहे हो वो 8th क्लास 7th क्लास की पढ़ाई है जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो वो होती नहीं है, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या डेफिनेशन है? इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि ये हम ही ने बनाई है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेशनल बेस्ड हैं और कुछ एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि सबसे पहली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक कॉन्टिन्यूस कर्व की फॉर्म में चलेंगी और उनमें कोई भी ब्रेक्स नहीं होंगे। मतलब
ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाके ऐसे हो जाए, नहीं, ऐसे जाके ऐसे हो जाए, नहीं, कोई ब्रेक नहीं आएगा उनके बीच में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा। और ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। क्लोज्ड लूप्स मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको ड्रॉ करके, लेकिन इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंड पॉइंट होता नहीं है, ये क्लोज्ड लूप है। यार एक चूड़ी है, एक बैंगल है, आप बताओ वो कहाँ से शुरू हुई कहाँ से खत्म हुई, नहीं ना। अब जैसे मार्कर है, ये मार्कर कह रहा हूँ मतलब स्टाइलस है, ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से खत्म हो गया। लेकिन जो क्लोज्ड लूप्स होते हैं उनकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता, ये क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है ना। बट ऐसा कह सकते हो आप, इमेजिनेशन में ऐसा कह सकते हो कि ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इस लाइन को ऐसे लिखना थोड़ा सा गलत मैसेज भी देता है। स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मेरे हिसाब से ये लाइन को ऐसे लिखने के बजाय हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हम ऐसे करते हैं कि स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट की बजाय इसको, इस लाइन को मैं काट रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको गलत मैसेज ना दे दे। ये लाइन को मैं काट रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि प्लीज सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये लाइन आपको गलत मैसेज दे देगी, क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। इसको ऐसे लिखना सही रहेगा कि मूव नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। ये सही है, क्योंकि स्टार्ट और ऑल्दो ये लाइन है वो कुछ किताब में से ही ली गई है, पर मेरे हिसाब से वो स्टेटमेंट 10th क्लास के लिए सही है। लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये स्टेटमेंट बहुत गलत मैसेज देगी। सर हम तो लंबी रेस के घोड़े हैं ना, हमको टेम्परेरी चीज याद नहीं करेंगे। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम समझाता हूँ। साथ ही साथ हम लोग बार मैग्नेट के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ भी करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक बार मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ चलेगी आउटसाइड द मैग्नेट, वो नॉर्थ से साउथ चलेगी आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ चलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत कम बच्चे ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर भी चलती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बाहर वो चलती है नॉर्थ से साउथ, बाहर वो चलती है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर वो चलती है साउथ से नॉर्थ, है ना। बाहर वो चलती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर वो चलती है साउथ से नॉर्थ, है ना भाई। ये बात आपको समझनी है, कुछ ऐसा। अब अंदर के मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ पे कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, वो भी हम देखेंगे। लेकिन बाहर के मैग्नेटिक, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये कैसे क्लोज लूप बना रहा है। अब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से ऐसे घूम के आएगी और साउथ पे वापस। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हम क्लोज्ड लूप्स बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूस कर्व है, कोई ब्रेक नहीं है। आउटसाइड द मैग्नेट हम चल रहे हैं नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड चल रहे हैं साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ दे आर क्लोजर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पास हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है, और दूर है तो वीक है। जैसे इस वाले एरिया में आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस वाले एरिया में आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड दूर होती चली जाएगी, जिसकी वजह से वो वीक होती चली जाएगी। तो जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड पास पास होंगी वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर होंगी वो वीकर और कमजोर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा करेगी, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इससे पहले, फोर्थ पॉइंट से पहले मैं आपको फिफ्थ पढ़ाऊंगा, फिर फोर्थ पे आऊंगा। टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना। मान लो किसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कहीं नॉर्थ है कहीं साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहीं पे जा रही है, और मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। किसी एक पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और मुझे मान लेते हैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो हमारी पढ़ाई कहती है कि आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दीजिए। आई होप आप मैथ्स में टेंजेंट जानते हैं। तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दीजिए।
तो ये टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे चाहिए तो टेंजेंट बना दीजिए, यहाँ चाहिए तो टेंजेंट। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे एंड टेंजेंट टू द पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। कैसे? मान लेते हैं ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी दिया, लेट अस सपोज कर भी दिया, तो जिस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होंगी, आप सब मैथ्स के हिसाब से जानते हैं उस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बन जाएंगे। कैसे? एक टेंजेंट उसका बनेगा इस वाली लाइन के लिए, इस वाले कर्व के लिए एक टेंजेंट बन जाएगा इधर, और इस वाले कर्व के लिए एक टेंजेंट बन जाएगा इधर। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी। एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी। और अगर एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन हो गई तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट है, दो अलग अलग डायरेक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर वो कर गई तो उस पॉइंट पे जहां पे वो टकरा रही हैं दो टेंजेंट बन जाएंगे, और अगेन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, ओके चलो। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें कौन कौन से कंडक्टर्स के लिए पढ़नी है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़नी है तीन कंडक्टर्स के लिए, एक स्ट्रेट वायर के लिए, एक सर्कुलर लूप के लिए और एक सोलेनॉइड के लिए। इन तीनों के ये तीनों के मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं हमारे इस चैप्टर का मेजर हिस्सा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का वैसे सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और फैराडेज लॉ था, लेकिन अभी मैं बात करूं तो इस चैप्टर के ये तीन, यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना है फॉर अ स्ट्रेट वायर, फॉर अ सर्कुलर लूप एंड फॉर अ सोलेनॉइड। इनको पढ़ने के बाद इस चैप्टर का मेजर हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहली बात, एक स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर में अगर करंट दौड़ रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पहले मैं यहां डिस्कस करता हूं आपसे, फिर हम पीछे डायग्राम देख लेंगे। मान लो ये एक वायर है, ऑब्वियस सी बात है इस वायर में करंट दौड़ रहा है, तो ये वायर किसी ना किसी के साथ तो कनेक्टेड होगी। ऐसे हवा में उड़ती हुई वायर के अंदर तो करंट पैदा होगा नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो एक वायर है और इस वायर के अंदर करंट जा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, पहली बात तो कि एक वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी जो शेप होगी वो सर्कल्स होंगी। और कैसे सर्कल्स? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका जो सेंटर होगा वो उस वायर पे ही होगा, जिसका जो सेंटर होगा ना वो उस वायर पे ही होगा। मतलब पहली बात तो ये एक वायर है और इस वायर के लिए अंदर करंट दौड़ रहा है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगी। ऑस्टर जी के हिसाब से जब भी ये कंडक्टर के अंदर से करंट दौड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होगी वो कुछ ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। समझ रहे आप? जैसे वायर है, एक सर्टेन पॉइंट आप इमेजिन कर लो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कोसेंट्रिक, मतलब कि दोनों सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं इसके आसपास सर्कल्स के फॉर्म में, उन सब का सेंटर एक ही होगा जो कि वायर होगा। पहली बात तो ये शेप हो गई, अभी डायरेक्शन की बात भी करेंगे लेकिन ये शेप हो गई। तो जब भी एक वायर के अंदर करंट जा रहा हो तो उस वायर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। अब मान लो आपकी वायर ऐसे पड़ी हुई थी तो उसके केस में भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और वो सर्कल्स का सेंटर जो है वो उस वायर, कैसे भी करंट जा रहा हो, मतलब शेप तो वैसे जैसे ऐसे मान लो वायर में करंट जा रहा है कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं, तो उसके लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप होगी, अभी हम शेप की बात कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी। किसी भी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि वो डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि अगर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है मान लो क्लॉकवाइज, और ऐसे भी हो सकती है मान लो एंटी क्लॉकवाइज। वैसे क्लॉक और एंटी तो देखने पे डिपेंड करता है कि हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर से, बट जहां पे भी करंट जा रहा होगा उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। शेप हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहेगी,
लेकिन करंट की सॉरी लेकिन करंट की डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? उसके लिए हमें एक रूल पढ़ना होगा जिसको बोलेंगे हम राइट हैंड थंब रूल। काफी इंपॉर्टेंट रूल है। राइट हैंड थंब रूल हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ में इमेजिन करना है कि आपने उस वायर को पकड़ा हुआ है और वो भी राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, और थंब को हमेशा परपेंडिकुलर रखना है। तो आपको थंब कहाँ रखना है? जहां पे करंट जा रहा है। जैसे कि इस वाली वायर में आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इमेजिन करो कि आपने इस वायर को पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। करंट अगर ऊपर जा रहा है तो आपने इस वायर को ऐसे पकड़ा हुआ है, क्योंकि अंगूठा ऊपर रखना है। मान लो करंट नीचे जा रहा होता तो आपको ऐसे पकड़ना था, क्योंकि अंगूठा करंट के डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे पकड़ा। अब आपकी उंगलियां जहां पे भी रैप होंगी, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आपकी उंगलियां ऐसे रैप हो रही है, आपकी उंगलियां ऐसे रैप हो रही हैं, इसका मतलब है यहां से अंदर और यहां से बाहर। इसका मतलब है यहां से अंदर 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 जाएंगी और पीछे से घूम के बाहर 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 आ जाएंगे। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। आगे स्टेटमेंट लिखिए, दिस इज राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, मान लेते हैं इस वाली वायर में जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर इस वाली वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो सबसे पहले तो आपको अपनी वायर को राइट हैंड में पकड़ना है और अंगूठा कहाँ रखना है? जहां करंट जा रहा है, लेट्स से इस डायरेक्शन में। तो आपने अंगूठा रख दिया इधर क्योंकि करंट इधर जा रहा है। अब आपको अपनी फिंगर्स रैप करनी है। तो यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर। तो मतलब कि बेसिकली नीचे से बाहर आएंगे, ऊपर से अंदर जाएंगी, नीचे से बाहर आएंगी, ऊपर से अंदर जाएंगी, नीचे से बाहर आएंगी, नीचे से बाहर आएंगी और ऊपर से अंदर। मतलब कि आप इसको इमेजिन करो ना कैसा है ये। अगर आप इसको ऐसे समझो कि एक सेकेंड, अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तो नीचे से बाहर आएंगे, मतलब कि इधर से देख रहे हो तो ये एरो ऐसे बना दिए जाएंगे, नीचे से बाहर आए और ऊपर से चले गए अंदर, ठीक है ना। नीचे से बाहर आए, ऊपर से अंदर चले गए। अब इसी में मान लो करंट ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तो आपने अंगूठा इस बार ऐसे रखना है, अगेन यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर। तो यहां से अंदर हो गई, अंदर अंदर अंदर, और यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गई। तो शेप वही रहेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बट जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले बात करें तो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और उनका जो सेंटर होगा वो कंडक्टर पे ही होगा। आप देख सकते हैं ये एक वायर है, इसमें एक गत्ते का शीट लगा दी रेफरेंस के लिए, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं आप देख सकते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बन रहे हैं। अब इसमें जो है वो करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेट अंगूठा नीचे रखेंगे तो यहाँ से अंदर हो जाएगी, शायद यहाँ एरो दिख रहा हो, शायद ना दिख रहा हो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ से अंदर हो जाएगी और यहाँ से बाहर आ जाएगी, ठीक है जी। ओके, अब सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक स्ट्रेट कंडक्टर बनाएगा वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहली बात तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अगर मैं लेक्चर खोलूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बच्चे जब कोई बच्चे पढ़ाई के काम करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं और उस कमेंट सेक्शन पे वो पढ़ाई दिखती है तो बड़ा ही एक अलग सा, अरे 100 भाई साहब 119 व्यूज कर दिए तुमने, 119 के यार। दैट इज द पावर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज द पावर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड, और दैट इज द पावर ऑफ मेरा पढ़ाना नहीं, दैट इज द पावर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड। वरना तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे होते। तुम्हें कार्बन एंड कंपाउंड से प्यार है, साइंस एंड फन से नहीं, ये लगता है। चलो मजाक कर रहा हूँ यार। उससे पहले हम आपको मैं बताऊं कि किन किन बच्चों ने कितने प्यारे तरीके से आंसर दिया। शायद मैंने आपको ये नाम पहले भी लिए हुए, सोफिया नाज हो गई है ना, या फिर हमारे पास उदित 414111 हो गए, या फिर लुक हुज टॉकिंग, ओ माय गॉड क्या यूजर नेम है। इन्होंने आंसर कितने अच्छे दिए हुए हैं। अनस उसामानी, देव मनचंदा शायद हमारे ऑफलाइन वाले बैच का बच्चा है, पता नहीं, वो सॉरी पेड बैच का। श्रेया यूज़र और तेजल चोपड़ा,
ऐसे भाई साहब ये भरे पड़े हैं, 717 कमेंट है, उसमें से मेरे हिसाब से अगर आप गो थ्रू करेंगे तो 600 से ऊपर कमेंट आंसर्स के हैं जो मैंने क्वेश्चन में पूछे थे। होममेड होम्योपैथिक दवाइयाँ, SC आशीष फिल्म, MV पीरो, संजय अनवल, पटेल आयुष, ये सारे बच्चों ने कोई यहाँ पे बाबू सोना मोना कोना नहीं किया हुआ है, यहाँ पढ़ाई की बात की हुई है। और ये कमेंट सेक्शन दिखाता है कि हम लोग कितने सीरियस हैं पढ़ाई को लेके। हमारा नाम साइंस एंड फन है। फन सिर्फ तभी हो रहा है जब उसकी ज़रूरत है, जब हमें किसी टॉपिक को फन के साथ समझना है, ताकि पढ़ाई के साथ पढ़ाई ऐसे हो जाए कि वो बर्डन ना लगे। तो इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा ही माहौल बना के रखें। लाइव चैट में इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे पता है लाइव चैट पे कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बस वेले बैठे हुए हैं और वो बस लाइव चैट करने आए हैं। इसलिए मैं हमेशा होशियार बच्चों को बोलता भी हूँ कि लाइव चैट पे तो कभी जाया ही मत करो, ठीक है ना। जो होशियार बच्चे हैं हमेशा कमेंट सेक्शन पे ही रहा करो, लाइव चैट पे जाओ मत, और जा भी रहे हो तो काम की बात लिखो, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है। बट मेरा तो ध्यान चला जाता है जब मैं लाइव चैट पे जाता हूँ उन बच्चों पे, फिर मेरा खून खौल जाता है, फिर मैं जाता ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैं लाइव चैट नहीं पढ़ता हूँ, कमेंट सेक्शन पे कमेंट किया करो। अब सुनो, मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ आपसे, प्लीज़ ये मत पढ़ना। आप मुझे बताओ, आप कॉमन सेंस से बताओ मुझे, अगर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक स्ट्रेट वायर के अंदर जब करंट दौड़ता है तो कौन कौन से फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहला है करंट। अब आप मुझे बताओ, करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी? टाइम स्टैम्प दे देना, 30-32 मिनट का होगा। अगर करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? इंक्रीज और डिक्रीज, इतना लिख दो बस कमेंट सेक्शन पे। लिख दिया? पक्की बात है? चलो बहुत ही बढ़िया। आई होप आप सबने लिखा हो इंक्रीज। बिल्कुल सही लिखा है, क्यों यार, कॉमन सेंस भी तो कह रही है ना। ऑल्दो जब आप 12th में पहुंचोगे आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड का, और जो फॉर्मूला साफ साफ दिखा देगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बट ये वैसे भी तो कॉमन सेंस है यार। देखो मैग्नेटिक फील्ड पैदा क्यों हो रही है? करंट के फ्लो होने की वजह से। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। और लिखा हुआ है देखो, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दी कंडक्टर। जितना ज्यादा करंट आप पास कराओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। विच मीन्स कि अगर मेरे पास दो वायर हैं, एक वायर में 5 एम्पियर करंट है और एक में 50 एम्पियर करंट है, तो 50 एम्पियर वाली ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अपने आसपास एज कंपेयर टू 5 एम्पियर, ठीक है जी। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द वायर की बात करते हैं। अगेन ये तो शायद कॉमन सेंस, सुपर कॉमन सेंस है। अगर ये वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं वायर से कितना दूर जा रहा हूं, कितना दूर जा रहा हूं, कितना दूर जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। जितना मैं वायर से दूर जाता चला जाऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। अब थोड़ा सोचो, दूर जाने पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाती है तो मजाक हो जाता। जितनी वायर से दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो घर में एक वायर के अंदर से करंट दौड़ाऊंगा और बुर्ज खलीफा का सारा लोहा अपनी तरफ खींच लूंगा। बुर्ज खलीफा का सारा लोहा अपनी तरफ खींच लूंगा, पूरा खलीफा ही खींच लूंगा अपनी तरफ। बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, पूरा खलीफा ही खींच लूंगा अपनी तरफ। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ऐसे तो मजाक हो जाएगा, नहीं ना। तो दैट इज वाई ये पता ही होना चाहिए। तो कॉमन सेंस ये है कि जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे 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 मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो लिखा भी वाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, है ना। जितना ज्यादा दूर जाऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती चली जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसके बाद डायरेक्शन के बारे में वैसे तो बात कर चुके हैं कि डायरेक्शन अगर बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी। करंट की डायरेक्शन अगर बदलेगी, सोचो इस वायर में अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट नीचे चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। उसकी शेप चेंज नहीं होगी, शेप कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, पक्का। और ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल आ गया, मैंने आपको समझा दिया, एक बार रीड मार लो।
एक बार रीड मार लो जल्दी से, राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है। एक बार इसको रीड मार लेंगे सब बच्चे कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहना चाह रहा है। ओह माय गॉड, डन, रीड मार लिया, ठीक है भाई। तो राइट हैंड थंब रूल की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी, डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। चलो बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं, और एनसीईआरटी जब हम कर रहे होंगे तो भी आएंगे। बाकी एक क्वेश्चन और ये भी आ गया, क्या क्वेश्चन है, अ करंट थ्रू पावर लाइन फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट, है ना। एक करंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, मतलब सुनेंगे, ये हमारे पास एक वायर है। अब अगर ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये जो करंट है आए वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड अबव इट, यानी आपको ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है कि इनवर्ड होएगी आउटवर्ड होएगी। देखो अगेन क्या करोगे, सबसे पहले अपना राइट हैंड इमेजिन करोगे, वायर को आपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है और अंगूठा जहां रखोगे वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो करंट यहां जा रहा है। अब अगर हम बात करें बिलो, तो बिलो द वायर मेरी फिंगर्स बाहर आएंगी और अबव द वायर अंदर जाएंगी। तो बिलो द वायर बाहर आएंगी, अबव द वायर अंदर जाएंगी। तो अगर मैं पहली बात तो इसकी शेप बनाऊं, तो पहली बात तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनेंगे, और अगर करंट ऐसे जा रहा है तो बिलो द वायर में बाहर, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो आउटवर्ड्स हो जाएगी। आई रिपीट, कैसे, यहाँ से बाहर आ रही है मेरी उंगलियां और ऊपर से अंदर जा रही है, और यहाँ से इनवर्ड हो जाएगी। तो आप इसका आंसर ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि बिलो द वायर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, और अबव द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स है। अबव द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स है। डन है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे पास खेल जो है वो रहता है। ओके, पक्की बात है, बड़े आगे, डन डन डन। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और शेप दोनों बनाओगे। ये एक वायर है जिसमें करंट जो है वो नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही एक होमवर्क छोटा सा, ये एक वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और तीसरा केस, ये एक वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। ये आपके लिए होमवर्क हो गया है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे होमवर्क। चलिए ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने एक स्ट्रेट वायर के लिए बात की, अब हम सेम पढ़ाई मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लूप करेंगे। यानी अगर एक लूप में करंट जा रहा हो तो उसके केस में मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी। तो बहुत ध्यान से सुनना है कि जो लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक स्ट्रेट वायर से बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। कैसे, इसको हम अगेन एक डायग्राम बना के मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक ब्लैंक शीट लेता हूँ, ये शीट पीपीटी का हिस्सा नहीं होगी, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसमें आप इमेजिन करो कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप में क्या दौड़ेगा, करंट। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली बात है, अब आप सोच रहे होंगे कि करंट दौड़ेगा तो करंट आएगा कहाँ से। तो ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पे कट होगा, यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से करंट दौड़ के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है कि करंट ऐसे फ्लो होगा उसके अंदर। अब इसके अंदर जो मैग्नेट, पहली बात तो सबसे पहले तो इसके अंदर अगर करंट दौड़ रहा है आई अमाउंट ऑफ करंट, एक सर्कुलर लूप में आई अमाउंट ऑफ करंट दौड़ रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी। सबसे पहले फोकस आपका शेप होना चाहिए, शेप के बाद आपको जाना चाहिए उसकी डायरेक्शन पे। जैसे स्ट्रेट वायर में शेप थी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, फिर उसके बाद हम डायरेक्शन पे गए। ऐसे यहाँ पे भी शेप की बात करते हैं। तो आंसर है, यहाँ पे भी कमाल की बात यह है कि जो शेप रहेगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहेगी, बट फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे मान लो अगर आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, तो अगेन इस पॉइंट पे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल धीरे धीरे सेंटर तक आते आते इतने बड़े होते चले जाएंगे, इतने बड़े होते चले जाएंगे
कि लगभग 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 ये सेंटर तक आते आते एक स्ट्रेट लाइन सा लगने आपको लग जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे भी सेम मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी और ये सर्कल सेंटर तक आते आते इतने बड़े होते चले जाएंगे, इतने बड़े होते चले जाएंगे, इतने बड़े चले जाएंगे कि आपको ये स्ट्रेट लगने लग जाएंगे। यानी होता क्या है कि अगर एक सर्कुलर लूप में कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए जाएं तो उन दो पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और वो ऐसे बनते चले जाएंगे कि सेंटर तक आते आते वो इतने बड़े हो जाएंगे। ऑल्दो देखा जाए तो ये भी एक सर्कल है, बट ये इतना बड़ा सर्कल है कि इनफाइनाइट से घूम के वापस आ रहा है, इनफाइनाइट से घूम के वापस यहाँ पे आ रहा है। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि वो स्ट्रेट लाइन लगता है, बट ये कुछ ऐसी शेप बनती है, मतलब हर एक पॉइंट अगर आप यहाँ पे बनाओ तो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे इन डिफरेंट प्लेन्स। तो ये तो हुई शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड या फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट एट एनी सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ओके, बट नाउ द पॉइंट इज कि what is the direction of the magnetic field line, मतलब this is the shape, ये तो शेप है। अब डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, तो अगेन यहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल ही काम आएगा। कैसे, इस वाली वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो इतने से हिस्से को आप एक स्ट्रेट वायर मान लो। बहुत बेसिक, बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये जूम होता है क्या? मेरे हिसाब से जूम नहीं होता ये। अगर ये जूम होता तो मैं इसको जूम करता और जूम करता तो ये जो वायर है, ये वायर आपको एक लगभग एक स्ट्रेट वायर देखने लग जाती। ये वायर को मैं जूम करता जाऊं तो इतना सा हिस्सा आपको एक स्ट्रेट वायर लगेगा। सही कह रहा हूं ना यार? जैसे अर्थ गोल है लेकिन लगती वो स्ट्रेट है ना? तो ऐसे वाला ये स्ट्रेट वायर होती। अब अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर के लिए वही राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर है, फिंगर से रैप कर दो, यहाँ से इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड। लाल रंग ले रहा हूँ, लाल रंग, यहाँ से इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, इनवर्ड 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 और इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। क्यों? यहाँ से फिंगर्स अंदर है, यहाँ से बाहर है। अब इसके लिए बात कर लो, इतना हिस्सा अगेन एक स्ट्रेट वायर है, इतना हिस्सा एक स्ट्रेट वायर है। अब अगर इतना हिस्सा एक स्ट्रेट वायर है तो और उसमें करंट जा रहा है नीचे, यहाँ तो घूम के वापस नीचे आ गया ना भाई, यहाँ तो घूम के करंट वापस नीचे आ गया। अब अगर करंट नीचे आ गया तो यहाँ पे अंगूठा ऐसे रखेंगे तो यहाँ से इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। तो यहाँ से इनवर्ड 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 और यहाँ से आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो अगर सर्किट में करंट ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहेगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो वो उल्टा हो जाएगा। अभी पहले क्लॉकवाइज की बात करते हैं। ये जो डायग्राम बनाया है ये बहुत कीमती डायग्राम है, लेकिन ये पीपीटी का हिस्सा नहीं होगा। इसको ड्रॉ कर लो, वीडियो को रोक लो, इसको ड्रॉ कर लेना, लेकिन पहले समझ लो इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप, इस लूप के अंदर वाले एरिया में सारी इनवर्ड रहेंगी और ऐसे बाहर आएंगी। मतलब ध्यान से सुनो, ये एक सर्कुलर लूप है ना, तो यहां से इनवर्ट, फिर घूम के बाहर आउटवर्ड, फिर इनवर्ट घूम के बाहर आउटवर्ड, ऐसा होएगा, समझ रहे हो आप? और अगर इसी में करंट में एंटी क्लॉकवाइज कर दूं तो सब उल्टा हो जाएगा, यहां से आउटवर्ड आ जाएगा, वहां से इनवर्ट। तो अगर मैं, पहली बात तो प्लीज ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैं ये हटा दूंगा, पीपीटी का हिस्सा नहीं रहेगा, प्लीज बार बार बोल रहा हूं। ओके, चलो अब मैं आपसे अगर यहाँ पे एक बेसिक सा सवाल, यहाँ पे दो केस की अगर बात करूं कि अगर एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो इनवर्ड रहेगी। बहुत शॉर्ट में समझने का तरीका है बच्चों, ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो इनवर्ड रहेगी और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड, और यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड आ जाएगी। लेकिन करंट की डायरेक्शन देखो क्या है, करंट की डायरेक्शन देख लो क्या है, करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ऐसे ही करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस बार इनवर्ड की बजाय आउटवर्ड हो जाएगी, और यहाँ पे लेकिन इनवर्ड हो जाएगी। इसको वैसे क्लॉक रूल बोलते हैं, 12th में आएंगे तो क्लॉक रूल नाम से बोलेंगे, अभी हम
ज़्यादा रूल्स के नाम नहीं पढ़ रहे क्योंकि सिलेबस में भी नहीं और आप कंफ्यूज ही हो गए। बहुत बेसिक सी बात है, क्लॉकवाइज जा रहा होगा करंट तो यहाँ पे इनवर्ड और बाहर आउटवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो आउटवर्ड और यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा बात है। यह है मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर लूप। ओके, डन है। अब मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर लूप कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी? पहला है करंट इन द लूप। अब मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा एवरेज, बिलो एवरेज, होशियार, बहुत ज़्यादा होशियार, वो कोई भी बच्चा वो बता दे मुझे कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर लूप इज directly proportional. Magnetic field for a circular loop is directly proportional to current flowing in the loop. Magnetic field जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू करंट फ्लोइंग इन द लूप। जितना ज़्यादा लूप में करंट जाएगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मुझे लगता नहीं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, टाइम वेस्ट होएगा, ये तो कॉमन सेंस है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज करंट इज द रीजन जो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। अब रेडियस ऑफ द लूप की बात करें, मान लो मेरे पास एक छोटा लूप है, इसमें भी मान लो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और एक बड़ा लूप है, इसमें भी करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छी बात है इसका आंसर यहाँ नहीं लिखा हुआ, बहुत प्यारा सवाल पूछ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन, टाइम स्टैम्प 47-48 मिनट्स, वो देख लेना जो भी है। आंसर दो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे प्लीज कि आपके हिसाब से लूप ए और लूप बी में, इनमें से किस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा पैदा होगी। हम यहाँ पे अभी लूप के इनसाइड की बात कर रहे हैं हमेशा, ठीक है ना। आपके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा किस में होगी? जल्दी से बताओ, आपके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा किस में होगी? प्लीज कमेंट सेक्शन पे आंसर देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा किस में होगी। चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर दिया हो ए। रीजन, क्योंकि जितना लूप छोटा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास आती चली जाएंगी। जितना लूप छोटा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास आती चली जाएंगी। और हमने आज ही पढ़ा है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होती हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होती हैं उतनी स्ट्रांग होती है। तो अगर करंट दोनों में सेम है तो जितना रेडियस छोटा होगा लूप का उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली proportional to the radius of loop if current is same। ये बात कॉमन सेंस की, रेडियस ऑफ लूप। तो अगर इस केस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड B की और मैग्नेटिक फील्ड A की में, A की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B। रीजन, दोनों में करंट सेम है लेकिन रेडियस जो है वो ए का कम है एज कम्पेयर टू बी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास आ जाएंगे। एंड अगेन डिस्टेंस फ्रॉम द लूप, कॉमन सेंस, लूप से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती चली जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैं बस ऐसे लिख देता हूँ, खत्म है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन के लिए है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितना दूर जाओगे डिस्टेंस फ्रॉम लूप, जितना लूप से दूर जाओगे, वो तो किसी के लिए भी है यार, ये तो आप ठान लो ना, किसी के लिए भी पहला वाला फैक्टर, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कॉमन सेंस। और किसी के लिए भी डिस्टेंस ज्यादा होगा, लूप से अगर आप ज्यादा दूर जाओगे तो कॉमन सेंस की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। इट इज ऑब्वियस। ठीक है जी, डन है, ओके, पक्की बात है। एक क्वेश्चन आ गया, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। ठीक है, एक टेबल है, मान लो आपके सामने की टेबल है और उस टेबल में एक लूप पड़ा हुआ है और उस लूप के अंदर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज कह रहे राइट हैंड थंब रूल लगा लो, जो कि हम लगा ही चुके हैं, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड। अब देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ चाहे ना लगाओ, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है कि अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा हो तो बीच में इनवर्ड और साथ में आउटवर्ड रहता है। तो बस सिंपल है,
तो इनसाइड द लूप बस आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं कि बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज इनवर्ड एंड आउटसाइड द लूप इज आउटवर्ड। और फिर नीचे छोटा सा डायग्राम, अंग्रेजी तो लिखनी पड़ेगी बट ये छोटा सा डायग्राम जो है वो बना के आना होगा। डन है? प्यारा सवाल है यार, प्यारा सवाल है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन। आपको एक रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना है मतलब ये कैसे होता है? देखो, अभी मैंने पहली बात तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो हर जगह बराबर हो, मतलब एक एरिया में हर जगह वो मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो। जैसे कि अगर मैं मान लो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इधर मैग्नेटिक फील्ड दूर है और इधर पास है, तो यहां पे वीक हो गए और यहां पे स्ट्रांग हो गए। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर मुझे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो हर जगह वो बराबर होनी चाहिए, जिसका मतलब है उनके बीच में हर जगह का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मानते हो? तो अगर मुझे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है तो मुझे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो चाहे मैं ऐसे दिखाऊं, चाहे मैं ऊपर की तरफ दिखाऊं, यार वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लाइन से हर जगह का डिस्टेंस बराबर दिखाना है, जिससे रिप्रेजेंट हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है यानी कि पैरेलल है। बात समझ में आ गई है ना भाई? इसके सेल कितने चार्ज हैं? ये ना क्लास बीच में रुक जाए, 2 है अभी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर दिया। आई होप आपको पता हो शायद कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड, जैसे मैंने यहाँ तो आपको लेफ्ट से राइट दिखाया, यहाँ पर नीचे से ऊपर दिखाया, ऐसे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड दिखाना हो तो आपको शायद पता हो क्रॉस से दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ऑल तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये 10th में तो काम नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब है कि देखो, पहली बात तो मैंने इक्वल डिस्टेंस पे बनाने की कोशिश की है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमने इनवर्ड बनाई है। और ऐसे अगर मैं डॉट्स बनाऊं, डॉट्स 1 2 ऐसे करके डॉट्स इक्वल डिस्टेंस पे डॉट्स बनाऊं, तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये आउटवर्ड हो जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो अगर वैसे 10th में ज़्यादा काम नहीं आएगा, अगर मुझे ऐसे दिखाना हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, कहीं पे रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं ऐसे क्रॉस 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 बना सकता हूँ, और बाहर आ रही है तो डॉट 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 बना सकता हूँ। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। कूल है? ओके, डन है, पक्की बात। और इसी के बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड आ जाएगा। एक सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं, या एक सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती कैसे? तो सबसे पहली बात तो एक सोलेनॉइड जो होता है वो होता क्या है? सोलेनॉइड एक स्प्रिंग जैसा दिखने का होता है, बट ये स्प्रिंग होता नहीं है। सोलेनॉइड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनता है। इसमें कॉपर वायर होती है जो कि इंसुलेटेड होती है। अब सोलेनॉइड सबसे ज्यादा काम का करंट कैरिंग कंडक्टर होने वाला है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्चुअली में यूज करते हैं। एक स्ट्रेट वायर जो हमने पढ़ा उसको ज्यादातर केसेस में हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। एक लूप को ज्यादातर केसेस में हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज कर रहे हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे हम उसको यूज कर रहे हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो एक्चुअली में हम लोग यूज कर रहे हैं एक सोलेनॉइड को। कैसे, क्यों, ये आपको मैं समझाता हूं अभी। और इसी के ऊपर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर हम लोग कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स, जहाँ पे हम टीचर्स के साथ, जो हमारे साइंस एंड फन के टीचर्स हैं उनके साथ हम लोग उस कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स, या फिर शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 1 मिनट की वीडियो में ही कवर हो जाएगा, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझेंगे, उसको फील करेंगे। ठीक है जी। ऑल्दो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर मैं यहाँ पे एक वीडियो भी आपको भी दिखा दूंगा, जो मैंने साइंस एंड फन मेरे ऑफिशियल चैनल पर डाल रखी थी। बट हम लोग यहाँ के टीचर्स के साथ भी वो खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। लेकिन अभी उससे पहले अगर हम लोग बात करें
फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। पहली बात तो इस सोलेनॉइड ये बड़ा बनाया है, बट अगर मैं ऐसे बात करूं कि एक सोलेनॉइड क्या होता है, तो एक सोलेनॉइड एक इंसुलेटेड वायर का बना हुआ एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सारी वायर इंसुलेटेड होती हैं, और अगर मान लो मैं इसके अंदर एक करंट फ्लो करवाता हूँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से करंट फ्लो करवाऊंगा तो क्या होगा, कमाल की बात सुनिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसमें करंट जो फ्लो होगा ये अपने आप की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और एक सोलेनॉइड एग्जैक्टली बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। एक सोलेनॉइड हमेशा बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट से मिलती है। कैसे? पहली बात तो जहां पॉजिटिव टर्मिनल बनता है वहां पे साउथ पोल बनता है, और जहां पे नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां पे नॉर्थ बनता है। ऐसा क्यों है ये आप 10th में समझोगे, ऑल्दो ये भी राइट हैंड थंब रूल से कनेक्टेड होता है, बट ये अभी आप 12th में समझोगे। अभी के लिए हम इस वाले पार्ट को स्किप कर रहे हैं बिकॉज हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये। बट हाँ, अभी आप ऐसे कह सकते हो कि जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे साउथ बनता है, और जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पे नॉर्थ बनता है। ठीक है, कई बच्चे उल्टा सोचते हैं। एक बच्चे ने मुझे टैग भी किया था एक स्टोरी पे, जो कि उसने लिखा था कि सर शायद आपने गलत लिख दिया है, बट मैंने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट वो एक्चुअली बच्चा गलत समझ रहा है। हमेशा पॉजिटिव पे साउथ बनता है, पॉजिटिव पे नॉर्थ बन सकता है, उसके लिए कुछ और स्पेशल कंडीशंस देनी होती है, और उस लफड़े में हमें 10th में नहीं पढ़ना है बाबू। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ साउथ बनेगा, नेगेटिव है तो नॉर्थ बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है आप सबको पता है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती हैं। लेकिन अगर बात करें आउटसाइड द मैग्नेट, तो आउटसाइड द मैग्नेट हमने आपको पढ़ा है ये नॉर्थ से साउथ जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से घूम के साउथ जाएंगे, आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ जाएंगे, आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ जाएंगे। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे ट्रेवल करेंगे। मतलब यार उससे मत कंपेयर करना, वो तो ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किए, इंसान ने किए, बट फिर भी बहुत टक्कर की मैग्नेटिक फील्ड्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए बच्चों। फुल कंपटीशन है। कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों कौन सा वाला डायग्राम ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको, ये वाला या ये वाला। बेइज्जती मत कर देना भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो ये भी हो जाए आज। 56, 57, 58 मिनट्स कुछ हो रहे होंगे, 1 घंटा कुछ हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों कौन सा वाला डायग्राम ज़्यादा बेहतर है, जो कंप्यूटर ने बनाया है या एक इंसान के हाथ ने बनाया है बच्चों। जल्दी से बता दो बच्चों। बीमार आदमी भी देख लो, बीमार आदमी भी तुम्हें पढ़ा रहा है। एक्चुअली ये तुम्हारे पे एहसान नहीं है, मेरे पे एहसान है। मैं जब बीमार होता हूँ ना और अगर खाली बैठा रहता हूँ तो मेरे सर में और दर्द हो जाता है। तो जब भी मैं बीमार होता हूँ मेरा मन करता है और पढ़ाऊँ और पढ़ाऊँ। और आपको बताता हूँ क्या हुआ, एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। अभी हमारी ना वो ऐप लॉन्च की वीडियो आई साइंस एंड फन पे, कि साइंस एंड फन का ऐप आ गया है। तो उस वीडियो में जो वीडियो शूट हो रही थी, तो एक बंदे ने बोला सर और जोश से बोलो, और चिल्लाओ और चिल्लाओ। तो मैं और चिल्ला रहा था और चिल्ला रहा था, और फिर चिल्लाते चिल्लाते मैंने बहुत चिल्लाया। उसके बाद हुआ क्या कि अगले दिन मॉर्निंग में मेरे गले में दर्द हो गया क्योंकि मैं बहुत चिल्लाया। अब सर्दियाँ भी चल रही है, मौसम भी चेंज हुआ है, तो वो ऐड ऑन हो गया, वो गले का इफेक्ट ऐड ऑन हो गया। फिर मैंने गले के दर्द के लिए दवाई खाई, और अगले दिन संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी ऑफलाइन में, जहाँ पे हमें 12th के 2 चैप्टर्स को मतलब कि पढ़ाना था, वन शॉट में कह लो एक प्रकार से। तो वहाँ पे मैं पूरे जोश में चिल्ला रहा हूँ, तो वो सब ऐड ऑन हो गया, और फिर मेरे गले का वो जो दर्द था वो बढ़ गया, वो इन्फेक्शन में शायद कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से बुखार चढ़ गया। तो ऐसा कुछ हो गया। तो कभी कभार ज़्यादा होशियारी भी भारी पड़ जाती है, ये भी है ना। चलो, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनसाइड चलती है साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड चलती है नॉर्थ से साउथ। बट क्या आप ये ध्यान से देख पा रहे हैं कि इनसाइड दी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन है। ये बहुत ध्यान से सुनना है, तभी तो हमने आपको इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया। आप सोच रहे होंगे क्यों पढ़ाया, इसलिए तो पढ़ाया क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो स्ट्रेट वायर की फॉर्म में स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। और यही कारण है कि सोलेनॉइड के अंदर, ये क्वेश्चन भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड क्या जीरो होती है?
क्या डिक्रीज होती है, सेम रहती है, इंक्रीज? तो आंसर है सेम रहती है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप सिर्फ अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को देखो, बाकी सब ना देखो, सिर्फ अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को देखो, तो वो पैरेलल लाइंस की फॉर्म में आएगी, जिसका मतलब है कि वो स्ट्रेट है और मतलब यूनिफॉर्म है। और यही रीजन है कि सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ही हम उस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह बनाने में, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है करंट इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट कितना दौड़ रहा है। मैं नहीं करा रहा, ये मैं नहीं करा रहा, क्यों कराऊं, करा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड जितना करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ेगी। हर बार दुनिया का कोई भी कंडक्टर आपके सामने आ जाए, सब में सेम बात लागू होगी बच्चों। इसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड, ये बहुत ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में कितने टर्न्स हैं। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ना ये आपको पढ़ाया जाएगा, एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टर्न में ऐड होती है, फिर तीसरे वाले की दो बाकी दोनों में ऐड होती है, फिर चौथे वाले की बाकी तीन में, तो वो ऐड ऑन होती रहती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कम से कम जगह पे जितने ज्यादा से ज्यादा टर्न्स आप बनाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स। एक्चुअली में यहाँ पे है इन गिवन लेंथ, मतलब अगर आपने, ध्यान सुनना, एक सोलेनॉइड बनाया ऐसा जिसकी लंबाई L है, और मैंने भी बनाया L लंबाई का ही सोलेनॉइड, लेकिन मैंने नंबर ऑफ टर्न्स आप देखो अगर तो ज्यादा बनाए। ऑल्दो आपके सोलेनॉइड की लंबाई भी L है, अबे ठीक है थोड़ी ज्यादा होगी, क्या हो गया, आपकी भी सोलेनॉइड की लंबाई L है, मेरे भी सोलेनॉइड की लंबाई L है, बस आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मेरे ज्यादा है। तो गिवन लेंथ में जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। एंड अगेन डिस्टेंस फ्रॉम सोलेनॉइड बेवकूफी होगी, फिर से बात करना, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम सोलेनॉइड के। जितना सोलेनॉइड से डिस्टेंस दूर जाओगे, भागोगे, उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? और ये हमने इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लिया। डन है? ओके, तो ये हमने तीन कंडक्टर्स पढ़े। पहला कंडक्टर हमने कौन सा पढ़ा? एक स्ट्रेट वायर। दूसरा कंडक्टर हमने कौन सा पढ़ा? एक सर्कुलर लूप। और तीसरा कंडक्टर हमने पढ़ा एक सोलेनॉइड। ठीक है जी। अब हम लोग सोलेनॉइड को हम एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। आइए चलिए भाई, ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। और अब का जो मतलब जो हमारा नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं ये तो शायद आप लोग जानते हो, नहीं भी जानते तो बता देता हूँ। एक तो होती है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स, मतलब कि जिनमें हमेशा के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड उनके आसपास रहती है और वो हमेशा आयरन, कोबाल्ट और निकल के पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वहीं पे एक होती है हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट, जो सिर्फ तब तक मैग्नेट रहती है जब तक हम उसके अंदर करंट पास कराएंगे। हम उसके अंदर करंट पास करा रहे हैं तो वो मैग्नेट है, जैसे ही करंट पास कराना बंद कर देंगे वो अपने मैग्नेटाइजेशन को लूज कर देते हैं। वो इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा हो शायद बहुत सारी क्रेन्स होती हैं, उन क्रेन्स पे अगर हम लोग मैग्नेटिक वो क्रेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट की होती हैं, जो कचरे में से, बहुत सारे कचरे में से लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट कर ले या गाड़ियों को उठा के इधर से उधर रखने में काम आती हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, वो करंट पास कराते हैं, वो बड़ा सा एक स्क्वायर रेक्टेंगल शीट मैग्नेट बन जाती है। जैसे ही करंट पास कराना बंद करते हैं वो मैग्नेटाइजेशन हट जाता है, तो इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ऑल द वे मैं आपको एक वीडियो पे दिखाऊंगा, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मैं साइंस एंड फन के टीचर्स के साथ बहुत जल्दी करने वाला हूँ, और उसका हम लोग या तो कंसेप्ट अंडर 10 मिनट या फिर शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में उसको डाल देंगे। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? जैसे कि एक सोलेनॉइड है, अभी हमने बात की थी कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है। तो अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर एक मान लो लेट्स से एक सॉफ्ट आयरन डाल दूं, सॉफ्ट आयरन एक प्रकार का आयरन होता है जो बहुत अच्छी टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाता है, एक सॉफ्ट आयरन डाल दूं और करंट को ऑन कर दूं, तो करंट को ऑन करने पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट
यानी कि जो सॉफ्ट आयरन है उसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और वो एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। जैसे आप करंट पास करना बंद कर दोगे वो अपना अपना मैग्नेटाइजेशन लूज कर देगा, अपने आप को डीमैग्नेटाइज कर देगा। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पड़ी हुई है, मतलब इसी के ऊपर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे एक वीडियो दिखाऊंगा और इसी के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे टीचर्स के साथ। बहुत मज़ेदार वीडियो होगी, मुझे लग रहा है। वो अभी शूट नहीं हुई है, मुझे पता है वो बड़े ही मज़ेदार होने वाली है। बट यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इसके अंदर से अगर हम करंट पास कराएं, ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है और करंट पास कराएंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक करंट पास कराओ तब तक वो मैग्नेटाइज रहते हैं। इसके ऊपर हम अगर एक छोटी सी वीडियो देखें यहाँ पे, तो ये क्लास के अंदर एक वीडियो यहाँ रखा जाएगा तो एक बच्ची इसको हटाएगी, ठीक है। तो पहले आप साक्षी, हिमांशी, आप इसको स्टेपलर को इसके ऊपर से हटाओ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इस ये जो एक स्टेपलर यहाँ पे रखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो, ये पता नहीं हटता कैसे है यार ये सब जो लिखा हुआ है, बट इसके ऊपर एक स्टेपलर रखा हुआ है और ये स्टेपलर ऑब्वियसली बात है लोहे का है, स्टील का है, लोहा है इसमें। तो जैसे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, बिना कनेक्ट किए तो ये बहुत आसानी से स्टेपलर उठाया जा सकता है, लेकिन जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा आप देखेंगे कि ये बच्चा स्टेपलर को उठा भी नहीं पाएगा क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल अब हटाओ आप इसको, लेकिन हाँ अब रखो, लेकिन अगर हम इसको मैग्नेटाइज कर दें, क्या कर दें, तो आप उठाओ एक बार आप इसको, ये देखो अब बच्चे उठा नहीं पा रहे। स्ट्रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। उठाओ ना, थोड़ा ताकत लगाओ, नहीं साइड से तो चीटिंग हो जाएगी। ये देखो बच्चे उठा, आप स्ट्रगल समझ गए ना यार, स्ट्रगल इज रियल। बोलो बच्चे, तो ये एक डीसी है, शायद आपको दिख रहा हो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैंने इसके यहाँ से तार तोड़ रखी है ना, जो आप देख पा रहे हो, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर, तो हम मैग्नेटाइज करने वाले। तो ये वीडियो में आपको शायद दिख रहा हो कि वरना ये साइंस एंड फन पे भी डली हुई है, सब टैग वैग है वो आप देख सकते हो। बट इस वीडियो में क्या है, जैसे हम लोग ऑल्दो मैं इसको बहुत अच्छे से इस बार रिकॉर्ड करके इसको हम लोग डालेंगे इसी चैनल पे। बट इस वीडियो में क्या है, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब एक स्टेपलर को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर रखा और उसमें करंट पास नहीं कराया, वो 2 तार मैंने तोड़ रखी थी, जब हमने करंट पास नहीं कराया तो उस बच्चे ने स्टेपलर को बहुत इजीली उठा दिया। लेकिन जैसे हमने उसने करंट पास कराया अब वो उसको नहीं उठा पा रहे क्योंकि वो जो सॉफ्ट आयरन कोर नीचे पड़ी हुई थी वो मैग्नेटाइज हो गई और वो स्टेपलर उस पर जाके चिपक गया। समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्क क्या है, तो एक परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्परेरी मैग्नेट यानी कि एक इलेक्ट्रो मैग्नेट में फ़र्क क्या है। तो ऑब्वियसली बात है, पहला फ़र्क तो इनका जो नाम है वही है कि इसमें जो मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमेशा के लिए इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। लेकिन वहीं पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा करता है, मतलब जब तक करंट दौड़ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। सेकेंड, स्ट्रेंथ जो है इज नियरली फिक्स्ड, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो नियरली फिक्स्ड रहती है, थोड़ा बहुत लॉस वॉस होने की वजह से कम होती रहती है लेकिन इसकी ताकत फिक्स्ड रहती है। लेकिन वहीं पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, इसकी स्ट्रेंथ को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लो आपने ज़्यादा करंट पास करा दिया तो वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कम करंट पास कराया तो वीक बनाएगा। मान लो मुझे गाड़ी उठानी है तो मैं बहुत करंट पास कराऊंगा, मान लो मुझे सिर्फ एक स्कूटर उठाना है तो मैं कम करंट पास कराऊंगा। मतलब उसके हिसाब से इसको वेरी करवा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह से। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है नॉर्थ और साउथ। पोलैरिटी इज फिक्स्ड, इसमें जो पोलैरिटी है वो फिक्स रहती है, मतलब नॉर्थ साउथ फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड अगेन बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर एक मैग्नेट का, एक परमानेंट मैग्नेट का एक नॉर्थ है एक साउथ है तो वो नॉर्थ साउथ फिक्स रहता है, लेकिन एक टेम्परेरी मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन बदल दो तो उसका नॉर्थ साउथ चेंज हो जाएगा। अभी जो आपने देखा, मैंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आपको वीडियो दिखाई, वहाँ पे हमने एक मैग्नेट को बैटरी से जोड़ रखा है, गाड़ी की बैटरी से जोड़ रखा है। अब गाड़ी के बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वायर्स को इंटरचेंज कर दूँ तो ऑटोमेटिकली मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इन केस कहीं पे आपको नॉर्थ साउथ चेंज करना है, पोलैरिटी चेंज करनी है, तो हम टेम्परेरी मैग्नेट में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। और अब हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर के हम लोग काइंड ऑफ एक आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं
विच इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी अगर हम एक कंडक्टर जिसमें करंट दौड़ रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी। इसी के ऊपर हमारा एक प्रिंसिपल बेस था इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस साल सीबीएसई के सिलेबस से इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहा हूँ सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर, इस साल सीबीएसई से इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फैराडेज लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सब डिलीट हो गया है। अब जो बचता है जो हमको पढ़ना है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड हाउस होल्ड सर्किट में एसी, डीसी और लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं बचा है, बस ध्यान इधर देना है आपको। हाँ जी, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअली मतलब क्या है आओ जरा समझें। मान लो पहली बात तो ये जो आप देख रहे हो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है, आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम रॉड है। आप सब जानते हैं एल्यूमिनियम मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होता है, तो इसमें कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं थी। लेकिन फिर हमने क्या किया, इससे बिजली पास कराई। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी लगी हुई है, स्विच है, इसका एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, और जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे इस रॉड से करंट पास होना शुरू हो जाएगा और हम क्या देखेंगे, इस पे फोर्स लगने लग जाएगी, ये वायर हिलने लग जाएगी। ऐसा कैसे हो गया? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हॉर्स शू की थी, लोहा होता तो समझ में आता, अट्रैक्ट होता, कुछ होता, लेकिन यह तो एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम कैसे इस मैग्नेट पे से की वजह से हिलने लग गया? तो आंसर है इसको पहली बात तो बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर एक कंडक्टर के अंदर करंट दौड़ रहा हो और उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगती है। बट ऐसा होता कैसे है, सुनने वाली बात है। जैसे मैंने इस एल्यूमिनियम रॉड में करंट पास कराया होगा, इस एल्यूमिनियम रॉड ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर दिया होगा, इस एल्यूमिनियम रॉड ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना शुरू कर दिया होगा। अब अगर इस रॉड ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना शुरू कर दिया होगा और आसपास एक और मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही मौजूद होगी, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट होगी, या तो अट्रैक्ट होगी या तो रिपेल होगी, लेकिन वो इंटरैक्ट होगी। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इस हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल, वो भी हम डायरेक्शन की बात कर लेंगे, लेकिन फोर्स तो लगाएंगे ना। इसलिए हर करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगती है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। बात समझ में आई? अब इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं कि उस पर फोर्स कहाँ लगेगी। इसके लिए आपको बहुत बेसिक लेवल पे एक बात सीखनी होगी, वो क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी थंब, अपने इंडेक्स फिंगर और अपने मिडल फिंगर को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना सीखना है। एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना सीखना है। ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना सबसे पहले आपको सीखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमने रखे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने इन तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रख लिया, अब आपको कहीं पे चाहे अंगूठे पे लिख लो कि ये जो है वो फोर्स को डिसाइड करेगा। मैं हमेशा अपने ऑफलाइन के बच्चों को बोलता हूँ अपने इनिशियल डेज पे अपने अंगूठे पे फोर्स लिख लो, ठीक है, और अपने इंडेक्स फिंगर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, चाहे शॉर्ट में MF करके कुछ, यहाँ पे F करके कुछ, और अपने मिडल फिंगर पे करंट लिख लो, करंट लिख लो। हमेशा मैं बोलता हूँ ऐसे करके ये लिखे रखो और इन तीनों को परपेंडिकुलर रखो। अब आपको क्या करना है, आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है ना। तो जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, मान लो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वायर है जिसमें ऐसे करके करंट जा रहा है, ठीक है, और उस पे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स कहां लगेगी? तो सबसे पहले अपने तीनों उंगलियों को ऐसे करके परपेंडिकुलर रखा, अंगूठे और दो उंगलियों को। अब ये क्या है? फोर्स। इसकी तो हमें डायरेक्शन निकालनी है। ये क्या है? यहाँ पे लिख लिया होगा आपने मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख लिया होगा आपने करंट। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वहां पे आपको अपने इंडेक्स फिंगर रखने, जो कि मैंने ऐसे रख दी। देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है तो मैंने अपने इंडेक्स फिंगर रख दी, और करंट इधर जा रहा है तो मैंने ये वाली फिंगर इधर रख दी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड लगाना है, राइट लगाओगे तो गलत। मेरा अंगूठा जो है वो इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड। दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है तो मेरी इंडेक्स फिंगर नीचे है, करंट इधर जा रहा है तो मेरी मिडल फिंगर इधर है, और ऐसा करने पे मेरा अंगूठा जो है वो इनवर्ड आ गया।
जिसकी वजह से जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन हो गई इस केस में वो इनवर्ड हो गई, जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन हो गई वो इनवर्ड हो गई। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड हो गई, है ना। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है। इसके और भी एक दो एग्जांपल करा रहा हूँ, लेकिन पहले समझो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आप अपने थंब को, अपने इंडेक्स फिंगर को और अपने मिडल फिंगर को एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो और आप करंट की डायरेक्शन में अपने मिडल फिंगर रखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने इंडेक्स फिंगर रखो, तो जहां पे भी आपका थंब आएगा वो डायरेक्शन होगी आपकी फोर्स की। आओ एक दो क्वेश्चन और कर ले। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक तरीके से मान लेते हैं आपकी इस बार मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और करंट मान लेते हैं वायर के अंदर नीचे जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन पहले तो परपेंडिकुलर रखा, अब मैग्नेटिक फील्ड इस बार इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस बार इधर है और करंट जो है वो नीचे, और करंट जो है वो नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट नीचे, तो मेरा जो अंगूठा है आप देख सकते हो बाहर की तरफ आ रहा है, तो बहुत सिंपल केस है। तो फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास हो गई आउटवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास क्या हो गई आउटवर्ड। आओ एक दो केस और करा देते हैं। इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड को हम इस बार ऊपर भेजते हैं और करंट को इस बार इधर भेजते हैं, ठीक है, आई से करंट आ गया। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और करंट इधर है, तो मुझे ये वाली फिंगर को इधर रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और करंट इधर है, तो मुझे इधर रखना है। तो मेरा अंगूठा आप देख सकते हैं बाहर आ रहा है, तो अगेन इस केस में भी फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास आउटवर्ड आ गई। समझ रहे हो आप? तो कुछ ऐसे करके हम फोर्स की डायरेक्शन को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर आप अपने आप से कोई दो डायरेक्शन लेके जितनी चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। डन है? अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बाद यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रिक मोटर आता था, लेकिन अब वो हमारे सिलेबस से चला गया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एसी और डीसी, फिर हम हाउस होल्ड सर्किट पढ़ेंगे, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, ये 4-5 डेफिनेशन। 10-15 मिनट का काम रह गया, बस चैप्टर खत्म होने वाला है, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है अगर हम इसको समझें तो करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट एंड डायरेक्शन in regular interval of time, in regular interval of time, ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक करंट है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे करंट है, और अगर एक करंट अपनी वैल्यू को कभी पॉजिटिव रख रहा है, कभी नेगेटिव कर रहा है, कभी पॉजिटिव कर रहा है, कभी नेगेटिव कर रहा है, कभी पॉजिटिव कर रहा है, और बार बार अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, वैल्यू भाई बढ़ रही है फिर कम हो रही है, और कभी करंट पॉजिटिव में है, कभी करंट नेगेटिव में है, कभी करंट पॉजिटिव में है, मतलब सर्किट में कभी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, कभी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है। तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता रहता है, वो भी पीरियोडिकली, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में, ऐसा नहीं है कैसे भी कर रहा है, एक सर्टन इंटरवल में अगर वो चेंज कर रहा है, ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और उसी से बिल्कुल उल्टा होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है भाई? डायरेक्ट करंट होता है करंट हैविंग फिक्स्ड डायरेक्शन और कभी कभार तो मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड, बट देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड वैसे वेरी भी कर सकता है, बट 10th में आप कह सकते हो जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही फिक्स्ड हो उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग करंट बना रहे हैं, तो ये करंट देखो ऐसा आ गया। अब आप देख सकते हैं इस करंट की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर ही है, 10 एम्पियर तो 10 एम्पियर ही है। तो ये अब जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जो हमारे हाउस होल्ड में करंट आ रहा है, हमारा जो हाउस होल्ड करंट है वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है और ये वेव की फॉर्म में चलता है। और आपको 9th क्लास से पता है वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे इंडिया में जो करंट आता है लगभग उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब ये हमारे घर में जो करंट आता है वो 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव, 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव 1 सेकंड में होता है। 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव, क्योंकि 50 साइकिल पूरी करता है। 50 हर्ट्ज का मतलब याद है ना 9th क्लास,
50 साइकिल पूरी करता है। लेकिन अगर हम बात करें करंट बाय अ सेल और बैटरी, एक सेल और बैटरी जो भी करंट बनाती है वो डायरेक्ट करंट होता है, क्योंकि आपको पता है सबको बैटरी और सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स्ड होता है। अब अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो करंट ऐसे ही फ्लो होगा, उसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और ध्यान रहे जब भी हमें ट्रांसमिशन करवाना होता है, मैं यहाँ पे एक नोट का पॉइंट लिख देता हूँ, तो हम हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट से करवाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होता है तो उसमें लॉस बहुत कम होता है। ऐसे एक नोट का पॉइंट लिखवा रहा हूँ। तो मान लो आपको बहुत बड़े डिस्टेंस पे करंट को फ्लो करवाना है ना, ट्रांसमिट करवाना है, तो इन एसी करंट यानी एसी करंट, तो वैसे एसी में सी तो करंट ही है, तो इसको ऐसे लिखते हैं इन ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इन एसी देयर इज वेरी लेस लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ये आप सीखोगे 12th में, ऐसा क्यों। लेकिन एसी में ट्रांसमिशन के दौरान बहुत ही कम लॉस होता है, इसलिए जब भी लॉन्ग डिस्टेंसेस में करंट को भेजना होता है तो हम एसी भेजते हैं। और इसीलिए हमारी सरकार या हमारे प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि दिल्ली में टाटा है, वो हमारे घर में जो बिजली भेज रहे हैं वो सारी की सारी एसी है। लेकिन हमारे डिवाइस फिर उनको डीसी में कन्वर्ट करके उनको यूज़ करता है, वो सब रेक्टिफिकेशन और का खेल है, वो कभी हम लोग 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है जी। तो ये दो प्रकार के करंट हैं, ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं हमारे हाउस होल्ड सर्किट की, तो हमारे हाउस होल्ड सर्किट में ये तो आप सबको पता है कि हमारा हाउस होल्ड सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे हाउस होल्ड सर्किट की अगर बात की जाए तो हमारे पास 3 वायर्स होती हैं। एक होती है लाइव वायर जो कि रेड कलर की होती है, एक होती है न्यूट्रल वायर जो कि बाय कलर कोडिंग बात करें, अब आप कोई भी वायर कोई भी कलर की बना दो ये तो अलग बात है, बट बाय फैक्ट बोले तो ये लाल रंग की होनी चाहिए। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की होती है बाय फैक्ट, और एक होती है अर्थ वायर, ये ग्रीन कलर की होती है। अब मेरे घर में तो पिंक कलर की वायर भी है, वो तो ऐसे ही लगा देना यार, जो कि गलत बात है। वैसे ये 3 कलर की वायर होनी चाहिए। अब लाइव वायर जो कि रेड वायर होती है, इसमें एक्चुअली करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोज, लाइव वायर में एक्चुअली करंट फ्लो करता है। और अगर इंडिया की बात करें तो 220 से लेके 230 वोल्ट के आसपास करंट लाइव वायर में होता है। न्यूट्रल वायर में कोई करंट नहीं होता, बस यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द सर्किट। अभी मैं आपको ना हाउस होल्ड सर्किट का डायग्राम बनाऊंगा तो आप समझ जाओगे। लेकिन न्यूट्रल वायर में कोई करंट नहीं होता है, इसमें 0 वोल्ट होता है। पर आपको सबको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हो आप कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर 220 वोल्ट की वायर है, यानी लाइव वायर में अगर 220 वोल्ट दौड़ रहा है, तो किसी एक वायर में 0 वोल्ट होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होना शुरू होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है अर्थ वायर। इसका काम होता है टू पास स्टैटिक चार्ज इनटू अर्थ, और इससे हमारे को ये माइनर शॉक से बचाता है। मतलब जो भी ऐसे वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव अवन है, या ये जो कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें ना मेटालिक होती हैं, ये मेटल की बनी होती हैं। तो जब भी इनके अंदर लाइव वायर करंट लाती है तो कुछ चार्ज इनकी बॉडी पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। अब अगर आप इसे छू लोगे नंगे पैर तो आपको छोटा सा माइनर सा एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, कभी कभार काफ़ी बड़ा भी लग सकता है, खासकर वॉशिंग मशीन में, बिकॉज वो गीली होती है, पानी बहुत होता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज वो इकट्ठा करता है और आपको बहुत बड़ा शॉक दे सकता है। तो क्या करते हैं हम, उनकी मेटल की बॉडी से एक तार को कनेक्ट कर देते हैं और सीधा अर्थ में डाल देते हैं, तार को कनेक्ट कर देते हैं और सीधा अर्थ में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि सारा स्टैटिक चार्ज अर्थ पर चला जाता है और वो आप शॉक से बच जाते हो। बट आजकल की डेट में बिल्डर्स और इलेक्ट्रीशियंस पैसा बचाने के चक्कर में घर में अर्थ वायर डालते ही नहीं है, और फिर एज अ रिजल्ट हमको अभी शॉक्स लगते हैं। तो ये बहुत बेसिक बात है जो ध्यान देनी चाहिए, और अर्थ वायर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार शॉक बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसी के साथ अगर मैं बात करूं हमारे घर का सर्किट बेसिक लेवल पे कैसा दिखता है, ये हमारे घर का मीटर है, ये हमारे घर का मीटर होता है, घर के जो बाहर लगता है, ये हमारी लाइव वायर आ रही है भाई,
ये हमारी लाइव वायर है जिसको मैं लाल रंग से ही दिखाऊंगा। अब ये लाइव वायर हमारे घर के मीटर में एंटर करती है और घर के मीटर के जस्ट बाद ये जाती है एक फ्यूज से और फिर ये हमारे घर में एंटर करती है। हमारे यहाँ पे लगा होता है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑल्दो आजकल फ्यूज नहीं लगता है, लेकिन सर्किट डायग्राम में दिखाना पड़ेगा क्योंकि अगर इसमें करंट ज़्यादा आया तो फ्यूज ब्रेक होकर हमारे घर के अंदर बाकी अप्लायंसेस को बचा लेगा। और ये हमारे घर का सर्किट है जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ हम लोग यहाँ पे सॉकेट्स बना देते हैं, 1 2 3। ये वो है जिनमें आप अपने चार्जर, वॉशिंग मशीन वगैरह लगा रहे हो, ठीक है ना। तो आप देखो कि ये जो लाइव वायर है ये इन सब पे जाके एक एक से कनेक्ट हो गए और आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद आती है एक न्यूट्रल वायर। अब न्यूट्रल वायर वैसे तो ब्लैक होती है बट यहाँ पे ब्लैक बनाऊंगा नजर नहीं आएगा, लेकिन न्यूट्रल वायर भी होती है। न्यूट्रल वायर का मीटर से जाना कोई ज़रूरत नहीं होती और उसकी फ्यूज से जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसमें करंट है ही नहीं। लेकिन न्यूट्रल वायर को सर्किट कंप्लीट करना होता है इसलिए वो यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, ठीक है ना। ये न्यूट्रल वायर है और ये वायर में कोई करंट नहीं होता है। यहाँ पे अगर 220 वोल्ट है, 230 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और फाइनली अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो अर्थ वायर का होता है और ये सारी अर्थ वायर यहाँ पे कनेक्टेड होती है और ये सारी की सारी अर्थ में, ये अर्थिंग का साइन होता है, ये अर्थ में चली जाती है और हमें जो भी स्टैटिक चार्ज बॉडी पे इकट्ठा होता है उससे बचा लेती है। तो ये बेसिकली हाउस होल्ड सर्किट है। अब हाउस होल्ड सर्किट में दो बेसिक डेफिनेशंस इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग। एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग। अब ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की मैं आपको, ये आए है, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, पहले समझ लेते हैं। कभी कभार बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब समझते हैं। हम लोग लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को इंसुलेटेड रखते हैं, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज अगर ये टच हो गई तो एकदम से इनमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। बिकॉज लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर टच हो जाएंगी तो सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, सारा वोल्टेज शॉर्ट हो जाता है। इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई डिवाइस नहीं लगाया आपने रास्ते में, कोई पंखा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया और लाइव वायर को न्यूट्रल से सीधा टच कर दिया तो शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। इस केस में करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है सर्किट के अंदर क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होता और एज अ रिजल्ट हीटिंग इफेक्ट इतना पैदा होता है कि आग लग जाती है और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगे ना लगे ये अलग बात है, लेकिन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का एक्सीडेंटली टच हो जाना इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। लिखो, शॉर्ट सर्किटिंग इज अ कंडीशन वेयर live wire comes in contact with the neutral wire accidentally. Live wire comes in contact with the neutral wire accidentally. Full stop. Due to no resistance, current increases rapidly and may cause some accident. This is short circuiting, ठीक है ना। अब ओवरलोडिंग क्या है ये तो एक्सीडेंटली है, कैसे भी हो सकता है, वायर विद द पैसेज ऑफ टाइम पिघल गई, पास आ गई, चिपक गई, टेप नहीं लगाई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ओवरलोडिंग इंसान की गलती होती है। होता क्या है, देखो हमारे घर में हम लोग दो प्रकार के स्विच बनाते हैं, एक जो छोटे अप्लायंसेस के लिए हो, चार्जर के लिए हो, पंखे के लिए हो, और एक होते हैं जो माइक्रोवेव के लिए हो और गीज़र के लिए हो, जिनको हम पावर के स्विच कह देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार एक ही सॉकेट में मल्टी पिन प्लग वगैरह लगा के, जो कि लगाना गलत है, मल्टी पिन प्लग लगा के उसी में एसी चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, पानी की मोटर, माइक्रोवेव ओवन सब चला रहे हैं। इससे क्या होता है, एक छोटे से डिवाइस पे बहुत ज़्यादा लोड आता है और वो इतना ज़्यादा करंट खींचता है कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो पिघलना शुरू हो जाता है। और फिर पिघलने से क्या होता है, ओवरलोडिंग विल रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किटिंग, बिकॉज वायर पिघलेंगे, चिपक जाएंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या आप लिख सकते हो, व्हेन वी अप्लाई मैनी अप्लायंसेस on a single socket which causes overloading and result in heating effect of current which may result in short circuiting। तो ओवरलोडिंग से कैसे बचें, मल्टीपल प्लग का इस्तेमाल ना करें, एक्सटेंशंस का इस्तेमाल ना करें, डिवीजन कर दें, आसपास और स्विचेस लगवा लें और एक स्विच पे एक सॉकेट पे एक टाइम पे एक ही चीज़ का काम करें। शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए अच्छी वायर्स का इस्तेमाल करें, ISI मार्क चीज़ों का इस्तेमाल करें, टेप वेप।
अच्छी लगा ले और क्या है। ठीक है जी। तो बच्चों मुबारक हो, इसी के साथ हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वन शॉट में हम लोगों ने ख़त्म किया। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स कोई नहीं है इसके ऊपर, लेकिन हाँ हम इसके ऊपर एक लेक्चर लेके आएंगे। पहली बात तो मैंने आपको बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे, और दूसरी बात इसके ऊपर एक बढ़िया सा लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पे से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है जी। आई रिपीट साइंस एंड, अच्छा इसकी पीपीटी वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, प्लीज़ नीचे टेलीग्राम होगा। साइंस एंड फन का ऑफिशियल ऐप आ गया है, और वहाँ पे 10th के कोर्सेज भी आ गए हैं, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। क्रैश कोर्स 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है धमाकेदार तरीके से ऑफलाइन के साथ। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वन शॉट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कमेंट सेक्शन पे अगर लेक्चर अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।